हेलो, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ईशा और आज हम बात करने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता के बारे में। इनफर्टिलिटी जो कि आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुकी है। अर्लियर एजेस में या पहले के ज़माने में इनफर्टिलिटी नाम की चीज़ बहुत कम होती थी। आप लोग जैसे कि सब जानते हैं पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा था, लेकिन आज की डेट में इनफर्टिलिटी जो मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है उसके उनके केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ कर के आ रही है और ये एक बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का कॉज़ बन गई है। मोस्टली जैसे मेरे पास पेशेंट्स अप्रोच करते हैं इनफर्टाइल कपल जिनके प्रेगनेंसीज़ नहीं हो रही हैं, तो उनका सबसे मेन इश्यू आपस में इतना ज़्यादा नहीं होता कि बच्चा नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा सोसाइटी का एक स्टिग्मा होता है कि हाँ जी डॉक्टर साहब हमें लोग पूछ रहे हैं कि आपकी मैरिज को इतने इयर्स हो गए हैं, हमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग हमें पूछ रहे हैं कि अभी तक आपका बेबी नहीं हुआ है, क्या रीज़न है? आप प्लीज़ चेकअप कराइए। तो एक सोसाइटी या सोशल स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा है। बट इन एनी केस बच्चे सबको अच्छे लगते हैं और फैमिली हर एक इंसान जो है वो कंप्लीट ही चाहता है। तो इन केस ऐसा कुछ भी होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ इनफर्टिलिटी के केसेस में हम लोगों को जो है वो कॉज़ पता करना है कि क्या कारण है इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी के केसेस को ट्रीट करने से सबसे पहले ज़रूरी है रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी। और कई बार ऐसा होता है कि देयर आर मल्टीपल रीज़न्स, हम लोग सिर्फ एक रीज़न पे वर्क कर देते हैं और रीज़न्स जो हैं वो मल्टीपल होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इसमें करना क्या होता है, हमें मेल्स का भी सीमन एनालिसिस टेस्ट कराना होता है जिसमें स्पर्म काउंट एग्जैक्ट आ जाए। साथ के साथ जो है फीमेल का भी एनालिसिस करना होता है कि कहीं ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फेलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, या यूट्रस में। 3 ऑर्गन्स हैं जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो इनफर्टिलिटी होगी। जो सबसे ज़्यादा मेनली आज की डेट में केसेस आते हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आज 80% ऑफ फीमेल्स में पाया जाता है, जिसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है और मैंने उस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स में बताया है कि क्या इसमें करना चाहिए, क्या सिम्पटम्स हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मैं सिर्फ जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ। रेगुलरली एंड नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल के ओवरीज में से एवरी मंथ एक फॉलिकल या एक अंडा जो है वो बढ़ता है 2 करके, 16 18 और 12th डे पे जाके वो रप्चर करता है। और इसके बाद वो यूट्रस में उसके बाद वो स्पर्म के साथ अगर यूनाइट कर जाता है क्वालिटी स्पर्म के साथ, तो जो है प्रोजेनी वो क्रिएट हो सकती है और फर्टिलाइजेशन हो सकती है। बट इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो फॉलिकल है वो बढ़ता तो है, पर वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है और वो सिस्ट बन जाता है। अनरप्चर्ड फॉलिकल को ही, जो फटता नहीं है उस फॉलिकल को हम सिस्ट कह देते हैं। जब उसका साइज 22 का चला गया, 24 का चला गया, उसको 20 तक फट जाना चाहिए अगर वो क्वालिटी फॉलिकल है। 24 26 28 इस तरह से मल्टीपल हर महीने फॉलिकल जो है वो ऐड होते रहते हैं फीमेल के ओवरी के अंदर। इस तरीके से अगर हम फीमेल का ओवरी देखेंगे, उसका वॉल्यूम बड़ा होगा और उसमें मल्टीपल ऐसे बीड्स की तरह, जैसे मोती होते हैं, इस तरह से उसका जो है ओवरी वो देखने को मिलता है। तो जब फॉलिकल ही रप्चर होके एक फर्टाइल ओवरी फर्टाइल फॉलिकल नहीं पहुंचेगा, तो प्रेगनेंसी होने के तो चांसेस नहीं है। सेकेंडली कुछ रीजंस होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोनल इम्बैलेंसेस में सीरम प्रोलैक्टिन अगर बहुत बड़ा हो, सीरम प्रोलैक्टिनीमिया जिसको बोलते हैं, उन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जिसको बोलते हैं, उन केसेस में भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। तो उन केसेस में भी बहुत अच्छे हर्ब्स आते हैं जिनके साथ हम प्रोलैक्टिन के लेवल्स को नॉर्मल कर सकते हैं और उसके बाद कंसेप्शन जो है वो बहुत ईजिली हो सकती है। थर्डली हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपर, अगर थायराइड लेवल्स कम है तो भी प्रॉब्लम है, हाइपर थायराइडिज्म है तो भी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों थायराइड को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हैं उसकी फॉर्मुलेशंस हमें देनी पड़ती हैं, जिसके कारण थायराइड का बैलेंस हो जाता है। और थायराइड का बैलेंस जैसे हो जाता है तो पीरियड्स जो है डिलेड भी नहीं होते और अर्ली भी नहीं होते। 28 डे साइकिल जो है आपका मेंटेन हो जाता है और उसके बाद कंसेप्शन जो है वो बहुत ईजिली हो जाती है। फिर कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो उन केसेस में ओवरीज का साइज छोटा है, हाइपोप्लास्टिक ओवरीज निकल आते हैं या हाइपोप्लास्टिक यूट्रस निकल आता है, यानी कि नॉर्मल से छोटे साइज का। वो बचपन से ही शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कॉन्जेनिटली, या ऐसा ही छोटा यूट्रस ही रह जाता है। उन केसेस में भी अगर हम फाइटो इस्ट्रोजेंस देते हैं, प्लांट बेस्ड हॉर्मोन्स देते हैं कुछ ऐसे, उन उन केसेस में भी जो
यूट्रस है उसकी ग्रोथ जो है उसका साइज नॉर्मल हम लेके आ सकते हैं। एंड ओवरीज में भी हम अगर हाइपोप्लास्टिक ओवरीज हैं, कुछ ऐसे फाइटो हार्मोन्स हैं, वो दे के बहुत अच्छा जिसका रिजल्ट हमने ओपीडीज में अपने देखा है। तो और जो केसेस हैं कई बार जो थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करता है वो है एचएसजी। जब हम करवाते हैं एचएसजी में ट्यूबल ब्लॉकेज निकल आए, अगर ट्यूब्स का टेस्ट होता है, नॉर्मली मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि अगर आपकी मैरिज को ऑलमोस्ट जस्ट 1 ईयर हुआ है तो आप ट्यूब्स अपनी टेस्ट कराइए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, बहुत पेन होता है उसमें। एंड सेकेंडली कई बार अगर इसको अच्छे तरीके से ना किया जाए तो जो इन्फेक्शन है वो ट्रेवल आपके ट्यूब्स के अंदर कर जाती है। इनफैक्ट ट्यूब्स कई बार ब्लॉक हो जाती हैं ऐसे केसेस में। तो अगर आपकी मैरिज को 4 या 5 ईयर्स हो गए हैं और साथ में आपने एक बार भी कंसीव नहीं किया है, या फिर कंसेप्शन के बाद आपका अबॉर्शन हुआ है जिस जो स्टरलाइज नहीं था प्रॉपरली, अच्छी जगह से अबॉर्शन नहीं हुआ है, तब भी आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। या फिर अगर ट्यूबल प्रोसेस रहा है उसके कारण भी ट्यूबल ब्लॉकेज आपकी रह सकती है। इन एनी और इस इन केसेस में आपको नॉर्मली आईवीएफ के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है, बट आयुर्वेदा में इसके बहुत मार्वलस रिजल्ट्स हैं। हम लोग इसमें उत्तरवस्ती करते हैं, यानी कि मेडिसिन होती हैं, कुछ क्वाथ होते हैं, कुछ बहुत ही ऑयल्स टाइप होते हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं जो हम यूट्रस के अंदर उत्तरवस्ती के फॉर्म में देते हैं, और वो धीरे धीरे ट्रेवल करते हैं ट्यूब्स को, वो धीरे धीरे ट्यूबल ब्लॉकेजेस को ओपन करते हैं। जो चिपकी हुई ट्यूब्स हैं उनको धीरे धीरे वो ओपन कर देते हैं और खोल देते हैं, जो कि हमें फर्स्ट 5 मंथली साइकिल के फर्स्ट 5 डेज में हमें जो है वो करवाना होता है। तो इस तरीके से ट्यूबल ब्लॉकेज का बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। बट इन एनी केस ये सब रीजंस को पहले डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या रीज़न है इनफर्टिलिटी का, क्या कॉज है, उसी के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होती है। और इन मैनी केसेस एंडोमेट्रियोसिस, जिनको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो किसी और पॉइंट पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियम बहुत अच्छा सा नहीं बनता, जो कि 9 mm तक या 10 mm तक बहुत अच्छा एंडोमेट्रियम होता है जिसमें इम्प्लांट हो सकता है हमारा एम्ब्रियो। अगर उससे कम बनता है, क्वालिटी एंडोमेट्रियम नहीं है, उन केसेस में भी देखा गया है कि ये चीज़ प्रेगनेंसी जो है मुश्किल है। देन इन ओल्ड एज अगर आप 40-35 से ऊपर हो जाते हैं तो आपके क्वालिटी फॉलिकल्स भी नहीं होते, क्वालिटी यूट्रस भी जो है उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं होती है। तो कोशिश ये करें कि आजकल के लाइफस्टाइल या पढ़ाई के कारण लेट मैरिजेस हो रही हैं, उसके कारण भी ये इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो फर्टाइल पीरियड जो होता है वो 25 से लेके 30 तक या 22 मैक्सिमम 30 तक जो है वो बेबी का प्लानिंग जो है हो जानी चाहिए। उसके बाद मेनोपॉजल एज हो जाती है, लाइक मेनोपॉज जो है वो आपको आने लग जाता है धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भगवान ने जो ओवरी में फॉलिकल्स या अंडे दिए हैं वो गिन के दिए हुए हैं, और हर मंथ एक एक अंडा जो है वो वेस्ट होता जाता है। बहुत से केसेस ऐसे में ऐसा देखा है, POI इज द रीजन, दैट इज प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी अबव द एज ऑफ 35 to 40। अगर अबव हो जाती है तो ओवरी जो है इनसफिशियंट हो जाते हैं। उन केसेस में भी हम हर्ब्स के साथ फिर से उनको रिजुविनेट कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं, और फिर से जो है वो फॉलिकल क्वालिटी फॉलिकल बना के उसको क्वालिटी एंडोमेट्रियम में एम्बेड कराना, इन सब चीज़ों से जो है बहुत अच्छी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है। तो इस तरीके से जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, सेकेंडली बहुत बार हम लोग फीमेल को ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन समटाइम्स इट हैपन कि मेल के स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, या फिर स्पर्म काउंट अच्छा होने के बाद भी क्वालिटी स्पर्म नहीं बन रहा। उसके लिए भी बहुत अच्छे हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं या हर्ब्स हैं जिसके साथ स्पर्म की क्वालिटी को एनहांस किया जाता है। और बहुत केसेस में ऐसा देखा गया, ओवरी की क्वालिटी, अगर फॉलिकल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो हम स्पर्म की क्वालिटी हस्बैंड की बहुत अच्छा करवा के उसको जो है वो इनफर्टिलिटी को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी के केसेस को चाहिए, और बहुत ही थॉरो स्टडी चाहिए उसके कॉज़ को ट्रीट करने के लिए, और पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए कपल के अंदर, क्योंकि ये रातों-रात या एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है। कुछ केसेस में बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल जाते हैं, कुछ केसेस थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। तो उनको पेशेंस रख के बड़ी पॉज़िटिविटी के साथ इन चीज़ों को स्टडी करवाना चाहिए कि कारण क्या है, जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले रही, कि इस
इनफर्टिलिटी का कारण क्या है और ये इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि फॉलिकल का साइज़ नॉर्मली कितना होता है, एंडोमेट्रियम 9 mm या 10 mm की होनी चाहिए और ट्रिपल लाइन होनी चाहिए। उनको खुद को ये सब नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं और बहुत अपना केस में आपको इंटरेस्ट लेके उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेदा में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे-अच्छे हर्ब्स हैं, लेकिन दिमाग ये लगाना पड़ता है कौन-सा हर्ब किसके लिए ज़रूरी है और कहाँ पर ज़रूरी है। तो इन केस अगर आपका ऐसा कुछ भी सिस्टम होता है, अपने केस को स्टडी करिए और ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छे से सिलेक्ट करिए और पेशेंटली इसको ट्रीट करवाइए। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।